पिछली दो क्लास में हमने मई 2024 के दो पार्ट को करंट अफेयर्स में देख लिया है। आज ही हमारा अंतिम पार्ट है। इसके बाद मई 2024 का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस से। डिफेंस एग्रीमेंट या डिफेंस जो अभ्यास इस महीने हुए हैं, ये मुख्यतः आपको याद रखने हैं। देखिए, गगन शक्ति, यही याद रखना है। ये गगन शक्ति अभ्यास कैसा अभ्यास था? तो ये गगन शक्ति जो है ये वायुसेना का अभ्यास था। इसका नाम है गगन शक्ति। ये राजस्थान में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा गगन शक्ति 2024, गगन शक्ति 2024 किसका अभ्यास था? तो गगन वायुसेना से संबंधित है, ऐसे तो याद ही हो जाएगा। तो पूछे जाने का चांसेस है जो ये कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। ठीक है, तो वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में, और अप्रैल में हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1 से 10 अप्रैल में हुआ है। तो वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति राजस्थान में हुआ है, वायुसेना। फिर है डस्टलिक जो है यह संयुक्त सैन्य अभ्यास था, और ये उज्बेकिस्तान में हुआ है, उज्बेकिस्तान में। और किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। तो आपसे पूछा जाएगा डस्टलिक सैन्य अभ्यास किसके देशों के बीच हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। फिर याद कीजिए, डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान। फिर भारत फ्रांस के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है, ये हुआ है मेघालय में। ठीक है, इसका नाम ही था शक्ति। तो शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस, ये हुआ है मेघालय में। ठीक है, बस जो मैं बता रहा हूँ इस पर विशेष रूप से फोकस करते हुए याद कीजिए। फिर से 3 हो गया है, फिर से याद करते हैं, 3-3 करके हम लोग याद करेंगे। देखिए, गगन शक्ति किसके बीच हुआ है? तो वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, राजस्थान में हुआ है अप्रैल में। फिर डस्टलिक किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच, उज्बेकिस्तान में ही हुआ है। और शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, मेघालय में। एक बार फिर रिविजन करते हैं। गगन शक्ति किसके बीच हुआ है? तो वायुसेना का सैन्य अभ्यास था जो राजस्थान में हुआ है। डस्टलिक किसके बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान में, जो कि हुआ है उज्बेकिस्तान में ही। शक्ति सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, जो हुआ है मेघालय में। तो 3 हो चुका है। आइए 2 और याद कर लेते हैं। अभ्यास साइबर सुरक्षा, ये नई दिल्ली में हुआ है, कोई विशेष रूप से इसमें देखना नहीं है, ये नई दिल्ली में हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस अभ्यास में कौन लिया है भाग? अनिल चौहान ने भाग लिया है। अनिल चौहान भारत में वर्तमान में कौन है? ये सीडीएस है यानी चीफ डिफेंस स्टाफ है, ये ध्यान रखेंगे। तो सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भाग लिया था। और यह साइबर सुरक्षा से संबंधित था, नई दिल्ली में हुआ है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, याद कर लीजिए इसको। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन ये उत्तराखंड में हुआ है, पौड़ी गढ़वाल जिले में। ये क्यों हुआ है? तो देखिए, जंगल की आग बुझाने के लिए जमीन पर 17,700 लीटर पानी गिराया गया। तो आपसे पूछा जाएगा जंगल की आग बुझाने के लिए किस जगह पर अभियान चलाया गया? तो उत्तराखंड में। नाम क्या है? बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। पांचों को एक बार जल्दी से रिवीजन कीजिए, बहुत आसान है, बस लोड नहीं लेना है दिमाग पे और याद कर लेना है। गगन शक्ति राजस्थान में हुआ है, गगन शक्ति राजस्थान में हुआ है। ठीक है, और ये वायुसेना का अभ्यास था। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान का था, उज्बेकिस्तान में हुआ है। आप यहाँ पे फोकस कीजिए। भारत फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? शक्ति। कहाँ हुआ है? मेघालय में। फिर अभ्यास साइबर सुरक्षा नई दिल्ली में हुआ है, इसमें कौन भाग लिया है? तो अनिल चौहान भाग लिए हैं, जो कि चीफ डिफेंस स्टाफ है। और बॉम्बे बकेट ऑपरेशन उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में आग बुझाने के लिए, जंगल की आग बुझाने के लिए किया गया है। देखिए डिफेंस का ये कितना आसान था, याद कर लीजिए इसको। फिर देखिए कुछ और डिफेंस का, यहाँ पे देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण हुआ है। कहाँ से? उड़ीसा से। देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। ठीक है, इसको नाम दिया गया है स्मार्ट प्रणाली। ठीक है, स्मार्ट प्रणाली, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो स्मार्ट प्रणाली इसका जो है ये क्या किया गया है? सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। और इसको डीआरडीओ विकसित किया था, ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, फिर बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण हुआ है। क्रिस्टल मेज 2 क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यही आपसे पूछा जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? ये पहले ऊपर में उड़ता है,
जैसे जहाँ से छोड़ा जाता है ये पहले ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे इस तरीके से आता है, इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल है क्रिस्टल मेज 2, बैलिस्टिक मिसाइल है क्रिस्टल मेज 2, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से छोड़ा गया है, ठीक है। और ये समूह ये सतह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यानी सतह से हवा से सतह प्रक्षेपित मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 250 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। फिर है FWD-200B, ये बम वर्षक यूवी विमान है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है फिर भी याद रख लीजिए। ये FWD-200B ये स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विमान है। तो आपसे पूछा जाएगा FWD क्या है, तो आप बताएंगे ये बम वर्षक यूएवी विमान है। तो बस इतनी ही चीज़ें याद करना है। 3 हो चुका है, एक और याद कर लीजिए। सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का कहाँ पे परीक्षण किया गया है, तो उड़ीसा में। फिर क्रिस्टल मेज 2 है, बैलिस्टिक मिसाइल है, अंडमान निकोबार से छोड़ा गया है। इसके बाद जो है बम वर्षक यूएवी विमान क्या नाम है, FWD-200B। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए इसके बाद निधन देखने से पहले एक बार फिर देखिए, डिफेंस अभ्यास बहुत जरूरी है, इन सबको एक साथ फिर देखिए। गगन शक्ति 2024 राजस्थान में हुआ। दशलिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान में हुआ है। भारत फ्रांस के बीच संयुक्त अभ्यास शक्ति नाम दिया गया था, मेघालय में हुआ है। साइबर सुरक्षा नई दिल्ली में हुआ जिसमें अनिल चौहान ने भाग लिया है। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन उत्तराखंड में हुआ है जिसमें जंगल की आग बुझाने का प्रयास किया गया था। ये याद हो गया आपको, बार बार रिविजन कीजिए। फिर सुपरसोनिक मिसाइल जो है इसमें सुपरसोनिक मिसाइल जिसमें स्मार्ट नाम दिया गया था, ये उड़ीसा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण किया गया है। फिर बम वर्षक यूएवी विमान FWD-200B इसका नाम दिया गया है। तो ये डिफेंस से संबंधित बातें हैं, इसको याद कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा इसमें ऑबिट्यूरीज जो होते हैं, जो इस महीने जो लोग मरते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद कर लीजिए। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्ति दिया गया है जो इस हाल ही में जिनका निधन हुआ है, ठीक है। इयान बिलमूट नाम है, इयान बिलमूट, ये डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाने वाले ब्रिटेन के जीव विज्ञानी थे। पहले क्लोन जो है एक भेड़ का बनाया गया था जिसका डॉली नाम दिया गया था। तो इयान बिलमूट उसके जो है क्लोन बनाने वाले पहले जीव विज्ञानी थे। क्लोन क्या होता है, तो एक जैसा जो जीव रहे, जैसे इंसान का, जैसे आप हैं ठीक आपकी ही तरह दूसरी प्रतिकृति बना दिया जाता है, उसे क्लोन कहा जाता है। तो ये पहली बार एक भेड़ का बनाया गया था, उसे डॉली नाम दिया गया था। तो इस डॉली भेड़ का क्लोन बनाने वाले ब्रिटेन के जीव विज्ञानी का नाम था इयान बिलमूट। ये हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। इसके बाद महेश्वर तिवारी, ये यूपी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार रहे हैं। महेश्वर तिवारी ये साहित्यकार और गीतकार रहे हैं। फिर सुब्रमण्यम धरेश्वर, ये वरिष्ठ एवं सुप्रसिद्ध यक्षगान कलाकार रहे हैं। सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, इनका निधन 13 मई 2024 को हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा। सुशील कुमार मोदी ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका 13 मई 2024 को 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फिर कमला बेनीमाल, ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता, गुजरात, त्रिपुरा एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं। इनका 15 मई 2024 को निधन हो गया था। फिर नारायणन बाघुल, ये भारतीय बैंकिंग आइकॉन रहे हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिल चुका है। ये 18 मई 2024 को इनका निधन हो गया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें याद करने के लिए जब बहुत महत्वपूर्ण है केवल यहाँ पे याद कर लीजिए, बाकी और जगह पर यहाँ पे आपको ऊर्जा नहीं बर्बाद करना है। बस एक बार पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में रहे। बाकी इयान बिलमूट पे फोकस कीजिए, बाकी ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है। फिर योजना समिति बहुत महत्वपूर्ण होता है। योजना समिति, इसको तो एकदम ध्यान से पढ़ना है आपको। शून्य उत्सर्जन पहल, ये SFO टेक्नोलॉजी NEST समूह की प्रमुख कंपनी है। इसके द्वारा जो है ये शून्य उत्सर्जन पहल जारी की गई है। देखेंगे इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने 11 मई को NEST समूह की प्रमुख कंपनी FSO टेक्नोलॉजी की कार्बन कटौती पहल का अनावरण किया है। तो आपसे पूछा जाएगा शून्य उत्सर्जन पहल का अनावरण किसने किया है, तो इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने किया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। S सोमनाथ जो इसरो के अध्यक्ष थे, इन्होंने इसका अनावरण किया है। S सोमनाथ ने इसका अनावरण किया है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, S सोमनाथ ने इसका अनावरण किया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और यह पहल संयुक्त राष्ट्र के 2035 के 50% की कमी
मतलब कार्बन की कमी, और 2040 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य का अनुसरण करती है। ध्यान रखेंगे यूएन का लक्ष्य 2035 तक 50% कार्बन की कमी किया जाए और 2040 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाए। तो इसीलिए जो है ये शून्य उत्सर्जन पहल जारी किया गया है और इसको एस सोमनाथ ने इसका अनावरण किया है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए भारत के पहले निजी SEZ नेस्ट हाईटेक पार्टी में पौधारोपण किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखेंगे आप। शून्य उत्सर्जन पहल का एस सोमनाथ ने अनावरण किया था और ये ध्यान रखेंगे यूएन 2035 तक 50% कमी की लक्ष्य रखा है, 2040 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान कर लीजिए। फिर बुक एंड ऑथर का नाम देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बुक अगर है तो एडवेंचर्स ऑफ अ ट्रेवलिंग मॉन्क अ मेमोयर इंद्रुमन स्वामी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन सौम्या अवस्थी और श्रावण बरुआ, इसमें जो है भारत के परमाणु शक्ति राष्ट्र बनने के बारे में बताया गया है, तो इसको याद कर लीजिए। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, ये किताब जो है सौम्या अवस्थी और श्रावण बरुआ द्वारा लिखा गया है, इसको याद कर लीजिए। फिर कुछ और योजना की बात करें, कुछ और योजना का देखिए, लाओ पैसे पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। आपसे बस यही पूछा जा सकता है पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य ने सरकार ने चलाया है, तो उत्तराखंड सरकार ने। और जो है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया था। पिरुल क्या होता है, तो चीड़ की पेड़ की पत्ती है, इसका वजन कर और 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाता है, जो सीधे बैंक के खाते में भेजा जाता है। इसका अभियान क्या है, तो जंगल की आग को रोकना। उत्तराखंड में अभी आपने देखा था जो एक वहाँ पे जो है अभी हमने यहाँ देखा था ना डिफेंस वाले में, बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें ये आग बुझाने का काम किया गया था। तो उत्तराखंड में आग को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, तो यहाँ पे ये पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान भी चलाया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है पिरुल क्या होता है, तो चीड़ के पेड़ की पत्ती होती है, इसका संग्रहण केंद्र में भंडारण किया जाएगा। ठीक है, 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया गया है। स्कूल ऑन व्हील पहल, स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल पहिए पे है, स्कूल ऑन व्हील्स पहल, ये मणिपुर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में राहत शिविरों वाले छात्रों को पहुंचने के लिए ये पहल शुरू की गई है। जो जातीय हिंसा है, मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उड़के द्वारा शुरू किया गया है। जातीय हिंसा से प्रभावित इलाके में बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये कार्य शुरू किया गया है। तो ये एक रिवीजन कर लीजिए। किताब में आपको ये याद रखना है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन सौम्या अवस्थी और श्रावण बरुआ, ये याद कर लीजिए। इसमें बताया गया है परमाणु शक्ति संपन्न के बारे में। इससे पहले शून्य उत्सर्जन पहल एस सोमनाथ द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया था। 2035 तक 50% कमी का लक्ष्य रखा किया गया था यूएन द्वारा, और 2040 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया था। ये बुक याद ही कर लीजिए। फिर पिरुल लाओ पैसे अभियान, पिरुल लाओ पैसे पाओ, पिरुल क्या है, तो चेड़ के पेड़ की पत्ती है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। स्कूल ऑन व्हील्स पहल, ये मणिपुर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जातीय हिंसा से प्रभावित बच्चों में राहत शिविर पहुंचाने के लिए। फिर स्पोर्ट्स पे आइए, स्पोर्ट्स तो हर महीने का काफी महत्वपूर्ण होता है। देखिए 2020 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने 2020 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। ठीक है, और विकेट के पीछे से 300 कैच पकड़ने वाले विश्व के पहले विकेट कीपर भी बन गए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में कौन बन गए हैं, तो रणधीर वर्मा। ये अंडर 19 प्रतियोगिता में खेलते हैं, रणधीर वर्मा अंडर 19 प्रतियोगिता में खेलते हैं। रणधीर वर्मा अंडर 19 प्रतियोगिता में ये है। और इसके बाद भारतीय प्रीमियर लीग IPL 2024, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल हुआ था आपका। ये 17वां संस्करण था IPL का। ये 22 मार्च से 26 मई 2024 तक हुआ, भारत में आयोजित हुआ था। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो विजेता बना और उप विजेता बना सनराइजर्स हैदराबाद, याद कर लीजिए इसको। फिर ऑरेंज कप, यानी जो सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है ऑरेंज कप, इसको विराट कोहली जीते हैं। देखिए यही पूछा जा सकता है ऑरेंज कप किसको दिया जाता है, जो सर्वाधिक रन लेते हैं उन्हें ऑरेंज कप दिया जाता है। ये विराट कोहली को मिला है जो कि RCB के लिए खेलते थे, 741 रन बनाए हैं। पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलते हैं, ये हर्षल पटेल को मिले हैं जो पंजाब किंग्स 11 से थे
और 24 विकेट लिया था इन्होंने। सर्वाधिक छक्का मारे हैं अभिषेक शर्मा जो सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, 42 छक्के मारे हैं। सर्वाधिक चौके मारने वाले खिलाड़ी है ट्रेविस हेड जो सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, 64 चौके मारे हैं। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं मिचेल स्टार्क जो कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं, अब तक ये सबसे महंगे खिलाड़ी भी रहे हैं आईपीएल के। फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है ये सुनील नारायण रहे हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के रहे हैं। तो आईपीएल के ये फैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है, इसमें कोई शक नहीं रखना है, ठीक है। फिर फुटबॉल से जुड़ी अगर बात करें, फुटबॉल से जुड़ी अगर बात करें तो 10वां इंडियन सुपर लीग ये जो है विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगण स्टेडियम कोलकाता में आयोजित किया गया था और मोहन बागान एसजी इसको पहली बार जीते हैं। फिर फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी, ब्राजील को महिला विश्व कप 2027 का मेजबानी देश घोषित किया गया है और ये होगा 17 मई 2024 को। फीफा कांग्रेस में ब्राजील को इसको मेजबानी दी गई है, मेजबानी मतलब वो आयोजित करेगा। फिर 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप 2024 ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था और इसमें विजेता बनी है रश्मि कुमारी, 12वीं बार इसकी विजेता बनी है। और पुरुष में विजेता बने हैं के श्रीनिवास, महिला में विजेता है रश्मि और पुरुष में है के श्रीनिवास। एक बार फिर से देखिए, 10वां इंडियन सुपर लीग फुटबॉल को लेकर हुआ जिसका आयोजन किया गया कोलकाता के विवेकानंद स्टेडियम में। फिर इसमें विजेता रहे मोहन बागान एसजी पहली बार। फिर फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील करेगा। फिर 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ जिसमें महिलाओं में विजेता रश्मि कुमारी रही हैं और पुरुष में विजेता के श्रीनिवास रहे हैं। भारतीय पैरा एथलीट का पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024 में, इसमें देखिएगा पैरा एथलीट दीप्ति दीवन जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज़ को लेकर? तो पैरा एथलीट ने इसमें जो है ये दीप्ति जीवन जी जो है ये 20 मई 2024 को जापान में आयोजित पैरा एथलेटिक्स में जो है चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद है विश्व कबड्डी दिवस ये 24 मार्च 2024 को मनाया जाता है और ये हरियाणा में मनाया गया, पंचकुला हरियाणा में मनाया गया इसको। तो जो होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है हिप्सा ने विश्व कबड्डी नामक संगठन के साथ मिलकर इस वर्ष विश्व कबड्डी दिवस का आयोजन किया था और इसमें जो है विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2024 का आयोजन हुआ था। ये कहाँ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। इसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं, भारत ने टोटल 10 पदक जीता है। सर्वाधिक पदक कोरिया गणराज्य ने जीता है 19 पदक। भारत से स्वर्ण पदक विजेता है संजीव कुमार गिरी जो कि एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल में है। मोना अग्रवाल जो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SSS 1 में है। फिर आकाश संजीव गिरी और निहाल सिंह ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है। फिर निहाल सिंह और भक्ति शर्मा जो कि मिस्री टीम में थी। तो निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2024 के ये है। इसमें आपको विशेष रूप से बस ये याद रखना है भारत को 10 पदक मिले हैं जबकि सर्वाधिक पदक कोरिया ने जीता है। नाम भी यहाँ पे अगर हो सकता है तो याद कर लीजिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया है। बजरंग पुनिया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा किसने हाल ही में निलंबन का सामना करना पड़ा है? तो बजरंग पुनिया को, ठीक है। और इससे पूर्व राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने भी इनको निलंबित कर दिया था और ये जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने डोप टेस्ट से इनकार करने पर बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया है यानी सस्पेंड कर दिया है। मतलब रन फॉर सन मैराथन ये जो है नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मनाया गया 3 मई 2024 को। समिट देख लीजिए। SCO सुरक्षा परिषद सचिवों की 19वीं बैठक कजाकिस्तान में हुआ, बस यही याद रख कर लेना है। SCO सुरक्षा परिषद सचिवों की 19वीं बैठक कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस नीदरलैंड में आयोजित हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में ही आयोजित हुआ। जनसंख्या और विकास आयोग न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ।
छठावा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एक बार फिर देखिए, एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक कजाकिस्तान, विश्व ऊर्जा कांग्रेस नीदरलैंड, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड, जनसंख्या और विकास आयोग अमेरिका, छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना नई दिल्ली। एससीओ सुरक्षा परिषद कजाकिस्तान, विश्व ऊर्जा कांग्रेस नीदरलैंड, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में, जनसंख्या और विकास आयोग अमेरिका में आयोजित हुआ। छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, तो याद कर लीजिए इसको कौन कहाँ पे हुआ है। फिर बात करते हैं और एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कभी हमने देखा ये कजाकिस्तान में हुआ। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी संयुक्त अरब अमीरात में। फिर अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक केरल में आयोजित हुआ। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। चौथी वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता कनाडा में हुआ। दूसरा ग्लोबल आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कजाकिस्तान। शिक्षा, वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक कोच्चि केरल में। अरेबियन ट्रैवल मार्ट ये भी यूएई में हुआ। चौथी वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता ओटावा कनाडा में हुआ। दूसरा ग्लोबल आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। परिवर्तित चिंतन 2 सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स ये यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये अमेरिका में आयोजित हुआ। बिश्केक यात्रा महोत्सव भक्तापुर नेपाल में हुआ। ये मेला है आपका बिस्केट यात्रा महोत्सव भक्तापुर नेपाल में आयोजित हुआ। ठीक है, ये नेपाली नव वर्ष का एक प्रतीक है। आपसे पूछा जाएगा नेपाली नव वर्ष का प्रतीक कौन सा त्योहार है, तो बिस्केट यात्रा महोत्सव जो भक्तापुर नेपाल में मनाया जाता है। यह आमतौर पर अप्रैल में मनाया जाता है। आलू महोत्सव नागालैंड में आयोजित हुआ। नागालैंड कोहिमा नागालैंड में आयोजित हुआ। ये जैविक आलू को बढ़ावा देने के लिए किया गया था ऐसा। फिर रैंक एंड रिपोर्ट को देखिए जरा सा। रैंक एंड रिपोर्ट, इसमें आपको 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में देखना है। आलिया भट्ट जो है ये आर्टिस्ट हो गए, और इसमें भारतीय व्यक्ति देखे जाए 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में जो टाइम पत्रिका का है, जिसमें सब आलिया भट्ट, देव पटेल और साक्षी मलिक ये तीनों जो है अपना स्थान बना पाए हैं। ठीक है, इसके अलावा सत्या नडेला, अजय बंगा, जिगर शाह, आसमा खां और प्रियवंदा नटराजन भी इसमें शामिल है। लेकिन 1, 2, 3 याद कर लीजिए आपको। आलिया भट्ट, देव पटेल और साक्षी मलिक ये 100 प्रभावशाली शक्ति है लोगों की सूची में भारत से शामिल हो गए हैं टाइम पत्रिका का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें भारत को 159वां रैंक मिला है, और इसमें अंतिम देश इरिट्रिया है। ठीक है, पाकिस्तान का नंबर इसमें 152 है। देखिए पाकिस्तान को हमसे पहले का स्थान दे दिया गया है। बस ये थोड़ा सा इसमें रिपोर्ट को बहुत हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है इसमें हम लोग को ये देख लेना है जो बस ये इसमें भारत का क्या रैंक है। अब भारत का स्थान इसमें 2023 में 161वां था। भारत अभी 2 नंबर का इसमें सुधार किया है। चीन, सऊदी अरब, बांग्लादेश को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, यानी यहाँ पे ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, इसमें जो है बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है फ्रांस के, इसमें सबसे बड़े शीर्ष 3 बिलियनर्स हैं, और जेफ बेजोस जो है अमेरिका के हैं। एलोन मस्क जो है ये भी अमेरिका के हैं, इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी 12वें नंबर पे हैं, और गौतम अडानी 14वें नंबर पे हैं। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत को 39वां रैंक दिया गया है, जबकि 1 नंबर पे अमेरिका है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, इसमें ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जो है इसको लाया गया है, और इसमें 3 शहर हैं, न्यूयॉर्क, लंदन और सेंट जॉर्ज, जिनको ये दिया गया है।
कुछ और रिपोर्ट देख लीजिए। वायु प्रदूषित शहरों की सूची, इसमें शीर्ष 3 अस्वस्थ वायु शहरों की सूची दी गई है, जिसमें काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली भारत और चियांग माई थाईलैंड के शहर शामिल हैं। विश्व के सबसे अधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉलर, ये सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट है। फिर जॉन राहम जो गोल्फर है और लियोनल मेस्सी जो फुटबॉलर है, ये शामिल है तीनों। वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान में सबसे 1 नंबर पर अमेरिका है, 916 बिलियन डॉलर खर्च करता है। भारत 83.6 बिलियन डॉलर खर्च करता है। चीन जो है 296 बिलियन डॉलर खर्च करता है, खर्चा अपनी सेना पर सैन्य व्यय करता है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक धन प्रेषण प्राप्त हुआ था। इस प्रकार भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट, ये जो है WEF द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कहा गया है कि जनवरी 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर का अनुमान 6.2% रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 6.2%। फिर ये लास्ट रिपोर्ट है आपका, इसमें कहा गया है धार्मिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन रिपोर्ट, ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की जाती है। इसमें कहा गया है कि 1950 से 2015 के बीच हिंदू जनसंख्या हिस्सेदारी में 7.82% की गिरावट आई है और मुस्लिम जनसंख्या में 43.15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्पसंख्यक समूहों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और जैन एवं पारसियों की जनसंख्या में गिरावट हुई है। वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट, ये एम्बर द्वारा जारी किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी है। इसमें जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर भारत है। फिर है ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेज लैंड्स एंड पेस्टोरोलिट्स, ये UNCCC द्वारा, यानी जो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, इसके द्वारा जारी की जाता है। और इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, भूमि उपयोग में परिवर्तन, बढ़ती कृषि भूमि के कारण विश्व की लगभग आधी चरागाह भूमि क्षरित हो गई है। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो थी वो थी आपकी मई 2024 के करंट अफेयर्स की, और इसके साथ आपका मई 2024 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग जून 2024 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो 8 महीने का अगर आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं आपको अपने किसी भी एग्जाम से पहले, तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। चलिए, तो अच्छे से रिविजन कीजिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।